जय हिंद आगामी फौजियों। तो आज जो है देखो हम लोग नर्सिंग असिस्टेंट का पेपर बनाने वाले हैं। नर्सिंग असिस्टेंट का मॉडल पेपर हम लोग जो है लगाएंगे। बिल्कुल ऐसा पेपर देखने को मिलेगा आपको, जैसा पेपर आता है नर्सिंग असिस्टेंट का बिल्कुल वैसा ही पेपर हम लोग बनाएंगे। इंडियन आर्मी का 2021 का पेपर पर जो है आधारित देखो आपका आज का टेस्ट पेपर रहेगा। ठीक है, सभी इन्हें परीक्षा पास करेंगे, सभी को ये वर्दी मिलेगा। तो चलिए क्लास को सेशन को शुरू करते हैं। जो नर्सिंग असिस्टेंट इसमें देखो आपका जीके का 10 सवाल होता है, मैथ का 5 सवाल, फिजिक्स का 5 सवाल, बायोलॉजी का 15 सवाल, केमिस्ट्री का 15 सवाल, टोटल जो है देखो 50 सवाल आते हैं। ठीक है, हर सवाल होता है 4 नंबर का, टोटल 200 नंबर का पेपर होता है। और अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी हो 35 प्लस बनाना। जितना भी पिछला बार तो ऐसे देखो 32 से 33 सवाल जिन्होंने सही किया था उनका सिलेक्शन हो गया था, पर आप लोग जो है 35 प्लस करने की कोशिश करोगे। ठीक है, चलो जी क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं। जीके का 10 सवाल रहेगा। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, संसद। जो सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद है ये किसके प्रति उत्तरदायी होता है? जो सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद है ये किसके प्रति उत्तरदायी होता है? सही जवाब क्या होगा? जल्दी से सारे लोगों को जो है यहाँ पर अपना अपना जवाब देना है और बताना है इस सवाल का सही जवाब क्या है। तो सामूहिक रूप से जो मंत्रिपरिषद है यह देखो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन सी सही होगा। सी वाले बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट शिपिंग कैनल इज। पनामा नहर, स्वेज नहर, कील नहर, सू नहर। सही जवाब क्या होगा? विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी कौन सी है? चलो जी जल्दी से सबको आंसर देना और बताना। तो विश्व की जो सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है यह देखो स्वेज नहर है। ऑप्शन बी वाले बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल देखो मिला हुआ है कि पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑन विच रिवर बैंक इज द सिटी ऑफ पेरिस सिचुएटेड? डेन्यूब, टाइबर, सीन, सतलज। जो पेरिस शहर है ये किस नदी के तट पर स्थित है? जो पेरिस शहर है ये किस नदी के तट पर बसा हुआ है? सही जवाब क्या होगा? जल्दी से सारे लोग जवाब देना और बताना कि जो पेरिस शहर है ये किस नदी के तट पर स्थित है। तो जो पेरिस शहर है यह देखो सीन नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, सी वाले बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखो मिला है अमरनाथ मंदिर स्थित है। वेयर इज अमरनाथ टेम्पल लोकेटेड? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश। जो अमरनाथ मंदिर है यह कहाँ पे स्थित है? जो अमरनाथ मंदिर है ये किस राज्य में? अमरनाथ मंदिर किस राज्य में है? तो यह देखो जम्मू कश्मीर राज्य में है। ऑप्शन बी वाले सही है। बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। बी वालों ने परफेक्ट जवाब दिया है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है कि ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ओणम इज द मेन फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। जो ओणम है ये किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? जो ओणम है ये किस राज्य का मेन फेस्टिवल है? चलिए जल्दी से सभी लोगों को जवाब देना है और बताना है कि जो ओणम है ये किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। जो ओणम है ये किस राज्य के प्रमुख त्योहार के रूप में जाना जाता है? तो जो ओणम है यह देखो केरल राज्य का प्रमुख त्योहार है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। ए वाले बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल आपके सामने है, देखो यहाँ पर कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। सही जवाब क्या होगी? जल्दी से सभी लोगों को जवाब देना और बताना है। बिकेम द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर? चंद्रशेखर, चौधरी चरण सिंह, आर के गुजराल। अगला है देखो मुरारजी देसाई। चलिए सही जवाब क्या होगा? जल्दी से सभी लोगों को आंसर देनी है और बतानी है। यहाँ पर बिल्कुल सही करो और सबको बताओ, जल्दी से जवाब आना चाहिए, बिल्कुल सही आनी चाहिए। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है? तो जो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं ये है देखो मुरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। डी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। डी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे, मुरारजी देसाई होंगे। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो क्या मिला हुआ है यहाँ पर कि निम्न में से किस राज्य में कोलेरू झील स्थित है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कोलेरू लेक इज लोकेटेड? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। निम्न में से वह कौन सा राज्य है जहां पर देखो आपका कोलेरू झील स्थित है? चलिए जल्दी से सभी लोगों को आंसर देना और बताना है कि वह कौन सा राज्य है जहां पर देखो कोलेरू झील स्थित है। कोलेरू झील किस राज्य में है? तो जो कोलेरू झील है यह देखो आपकी आंध्रा में है।
यह जो है देखो आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर डी सही हो। डी वाले परफेक्ट जवाब दिए हो, बहुत बढ़िया। डी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी। वेयर वॉज द ग्रैंड ट्रंक रोड बिल्ट इन इंडिया। ठीक है, ये वेयर नहीं होगा यहाँ पर, बाय हुम। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है बाय हुम वॉज द ग्रैंड ट्रंक रोड बिल्ट। अशोक, शेरशाह सूरी, अकबर, हुमायूं। चलिए सही जवाब क्या होगा? भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसके द्वारा बनवाया गया? तो भारत में जो ग्रैंड ट्रंक रोड है यह देखो शेरशाह सूरी ने बनवाया। ठीक है, ऐसे याद रखना, इसका निर्माण अशोक ने करवाया था प्रथम बार, पर अशोक के बाद इसका मरम्मत में जो है शेरशाह सूरी ने कार्य किया था। ठीक है, तो अशोक या शेरशाह सूरी, अशोक नहीं सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य याद रखना। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य या फिर शेरशाह सूरी, कोई भी दे तो सही है। ठीक है, ध्यान में रखोगे। चलो अगला सवाल है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ द लोधी डेंसिटी? इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी। ऑप्शन नंबर डी में है, इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से जवाब देंगे और सबको बताएंगे कि इस सवाल का सही आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी से सभी लोगों को आंसर यहाँ पर करनी है और बतानी है। बिल्कुल सही सब लोग करना और बताना है यहाँ पे क्या आंसर कर रहे हो। तो जो सही जवाब है, लोधी वंश के संस्थापक कौन है? तो यह देखो बहलोल लोधी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलो अगला सवाल और जीके का अंतिम सवाल, जीके का 10 नंबर सवाल आपके सामने है। यह देखो दिया हुआ है, मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है। द मैकमोहन लाइन फॉर्म्स द बाउंड्री लाइन। भारत एवं चीन के बीच, भारत एवं पाकिस्तान के बीच, भारत एवं म्यांमार के बीच, या फिर भारत एवं नेपाल के बीच। जो मैकमोहन रेखा है यह कहां से कहां बनाती है, किसके किसके बीच जो है देखो बॉर्डर बनाती है। चलिए जल्दी से सबको यहां पर आंसर करेंगे और बताएंगे कि इस सवाल का सही आंसर क्या है। बिल्कुल सही करना है। मैकमोहन रेखा किस किस देश के बीच में सीमा बनाती है? तो याद रखनी है, यह देखो सीमा बनाती है भारत एवं चीन के बीच में। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको LAC बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है। फुल फॉर्म क्या होता है? तो फुल फॉर्म होता है देखो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, सबको याद रखोगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। ए वाले बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलिए जी, तो जीके का जो है 10 सवाल देखो आपका हो गया। अब जो है हम लोग यहाँ पर फिजिक्स का 5 सवाल करेंगे। पानी की बूंदों पर तलीय पृष्ठ न चिपकने का कारण है? आसंजक बल का अभाव, पृष्ठ तनाव, आपस में नहीं मिल सकते, तेल की अपेक्षा जल का हल्का होना। सही जवाब क्या होगा? जल्दी से सभी लोग को यहाँ पर करना और बताना है। पानी की बूंदों का तलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण क्या है? तो ये देखो होता है पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। बी वाले बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। पृष्ठ तनाव वाले बिल्कुल सही हो, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि घड़ी में चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? व्हाट एनर्जी इज स्टोर्ड व्हेन की इज गिवन इन द क्लॉक? गतिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी में है देखो दबाव ऊर्जा। सही जवाब क्या होगा? जल्दी क्या होगा सही जवाब? घड़ी में चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? तो याद रखेंगे ये होती है देखो स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, जो सही जवाब है यह होगा आपका ऑप्शन सी, स्थितिज ऊर्जा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? व्हाट इज द हर्ट्ज यूनिट ऑफ मेजरमेंट? तरंगों की आवृत्ति, तरंगदैर्ध्य, तरंगों की तीव्रता, या फिर तरंगों की स्पष्टता। जो हर्ट्ज है ये क्या मापने की यूनिट है? हर्ट्ज के द्वारा जो है देखो किसका मापन करा जाता है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो जो हर्ट्ज है, हर्ट्ज के द्वारा जो है देखो हम लोग मापते हैं तरंगों की आवृत्ति को। ठीक है, जो सही जवाब होगा ये होगा देखो ऑप्शन ए, तरंगों की आवृत्ति। ठीक है, ए वालों का जवाब यहाँ पे बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल पर चलेंगे। अगला सवाल देखो आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है कि जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व, व्हेन वाटर फ्रीजेस व्हाट्स इट इज डेंसिटी? बढ़ जाता है, घट जाता है, नियत रहता है। ऑप्शन नंबर डी में है देखो शून्य हो जाता है। चलिए जी, सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही सब लोग करेंगे और बताएंगे कि जब पानी जम जाता है तो इससे इसके घनत्व के साथ क्या होता है? तो जब पानी जम जाता है तो जो इसका घनत्व है यह देखो घट जाता है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर होता है देखो डिक्रीजेस टू। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी वाले सही है, बी वालों का जवाब जो है बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। अगला सवाल देखो मिला हुआ है कि विद्युत आवेश के संरक्षण के नियम की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? माइकल फैराडे, गुलियन मार्कोनी,
अगला है बेंजामिन फ्रैंकलिन, अगला है देखो आइजैक न्यूटन। चलिए जी, सही जवाब क्या होगा? विद्युत आवेश के संरक्षण के नियम की खोज जो है किसके द्वारा की गई है? इस सवाल का सही जवाब क्या है? तो विद्युत आवेश के संरक्षण का जो नियम है यह देखो दिया गया है बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। विद्युत आवेश का संरक्षण बोलेगा तो बेंजामिन फ्रैंकलिन, और केवल अगर विद्युत आवेश बोलेगा तो विद्युत आवेश में क्या करेंगे? चलिए, विद्युत आवेश में याद रखिएगा कूलाम करेंगे। ठीक है, अगर केवल विद्युत आवेश बोलेगा तो कूलाम करेंगे, और अगर विद्युत आवेश का संरक्षण टोटल बोलेगा तो बेंजामिन फ्रैंकलिन करेंगे। ठीक है, याद रखना है सबको। बहुत अच्छा, सी वाले बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलो जी, अगला सवाल आपके सामने है। यहाँ से आपका जो है ये एक सवाल आपके लिए एक्स्ट्रा रहेगा आज का। ठीक है, एक सवाल एक्स्ट्रा है फिजिक्स में। चलिए बताएंगे सभी लोग, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस प्रकार की प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड। चलिए, सही जवाब क्या होगा? जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है इसमें किस प्रकार का जो प्रकाश है वो सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है इसमें देखो सबसे अधिक लाल प्रकाश प्रभावशाली होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। डी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। लाल रंग जो है सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। ठीक है, चलिए अब यहां से जो आपका बायोलॉजी शुरू हो रहा है। ठीक है, देखो जीके का 10 सवाल हो गया है, इसके साथ साथ देखो आपका फिजिक्स का भी 5 सवाल हो गया। एक सवाल आज एक्स्ट्रा था आपके लिए क्योंकि वो प्रीवियस ईयर का था, पिछले साल में पूछा हुआ था। ठीक है, नर्सिंग असिस्टेंट में ही। अगला सवाल यहां से आपका बायोलॉजी रहेगा, ध्यान में रखिएगा। बायोलॉजी का आपका 15 सवाल रहेगा। अब दिया हुआ है, निम्न में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? वीमर, ठीक है, स्टेपीज, अगला है आपका देखो यहाँ पर मैलियस, अगला है देखो इनकस। सही जवाब क्या होगा? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सही आंसर क्या है? तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है यह देखो स्टेपीज है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, कहां पर पाई जाती है? कान में पाई जाती है। ठीक है, अच्छा एक और चीज यहां पर नोट करेंगे सबको ही कि सबसे बड़ी या फिर देखो सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो याद रखना है जो सबसे बड़ी और सबसे मजबूत हड्डी है यह देखो फीमर है। ठीक है, यह कहां पाई जाती है? तो यह देखो जांघ में पाई जाती है, सब लोग को याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो क्या मिला है कि निम्न में से सर्वप्रथम किसने कोशिका की खोज की थी? हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द सेल फर्स्ट? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, ल्यूवेन हॉक, ऑप्शन नंबर डी में देखो रुडोल्फ विर्चॉव। चलिए जी, सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही, सब लोग को करना और बताना है। निम्न में से सर्वप्रथम जो है किसके द्वारा कोशिका की खोज की गई? सर्वप्रथम कोशिका की खोज जो है निम्न में से किसने की है? तो सर्वप्रथम जो कोशिका का खोज है यह देखो किया है रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, ल्यूवेन हॉक ने किसका खोज किया है? तो ल्यूवेन हॉक ने याद रखिएगा जीवाणु, ठीक है, जिसका मतलब होता है देखो बैक्टीरिया का खोज किया है। सब लोग को याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला सवाल देखो क्या मिला है यहाँ पे कि रेशम में कौन सी प्रोटीन होती है? विच प्रोटीन इज प्रेजेंट इन सिल्क? फाइब्रोइन, केसिन, सिरोसिन, ऑप्शन नंबर डी में देखो ए और सी। सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही, सब लोग को यहाँ पर आंसर करना है और बताना है इस सवाल का सही जवाब क्या है। रेशम में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो रेशम में याद रखना है देखो फाइब्रोइन और सिरोसिन, दो जो है पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, डी वाले बिल्कुल सही हो, बहुत अच्छे। चलो जी, अगला सवाल है कि गाय का जंतु वैज्ञानिक नाम है? साइंटिफिक नेम ऑफ काउ इज कैप्रा कैप्रा, बॉस इंडिकस, इनकस कैबलस या फिर बॉस बिबलस? सही जवाब क्या होगा? गाय का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? बिल्कुल सही जो है सब लोग को करना और बताना है। गाय का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या होता है? गाय का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? तो जो गाय का जंतु वैज्ञानिक है यह देखो बॉस इंडिकस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पर देखने को क्या मिला है? देखो अगला सवाल मिला हुआ है कि पशुओं के अफरा रोग का क्या कारण है? व्हाट इज द कॉज ऑफ एनिमल डिजीज अफरा? ठीक है, चलो बताओगे करोगे कि जो अफरा रोग है इसका कारण क्या है? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, प्रदूषित भोजन? सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही, सब लोग को यहाँ पर करना और बताना है पशुओं के अफरा रोग का क्या कारण है। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही, सब लोग करेंगे और बताएंगे। तो पशुओं का जो अफरा रोग है यह देखो क्या होता है? तो यह देखो होता है प्रदूषित भोजन के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, डी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलो जी, अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि ग्लूकोज का सूत्र है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज? चलिए सही जवाब क्या होगा? ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? जल्दी से सब लोग को यहाँ पर आंसर करना है और बताना है इस सवाल का सही आंसर क्या होगा।
बिल्कुल सही यहाँ पर सभी लोगों को जवाब देनी है और करनी है और बतानी है इस सवाल का सही आंसर क्या है। ग्लूकोज का सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज का सूत्र याद रखोगे, यह देखो होता है C6H12O6। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। सी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलो अगला सवाल देखो मिला है कि मानव त्वचा का रंग बनता है। व्हाट इज द कलर ऑफ ह्यूमन स्किन? हीमोग्लोबिन से, इंसुलिन से, एड्रेनालिन से, मेनालिन से। सही जवाब क्या होगा? मानव त्वचा का रंग किससे बनता है? ठीक है, बिल्कुल सही, सब लोग को करना और बताना है इस सवाल का सही आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही, सब लोग को यहाँ पर आंसर करना और बताना है कि इस सवाल का सही आंसर क्या होगा। ठीक है, बिल्कुल सही यहाँ पर करेंगे और बताएंगे मानव त्वचा का रंग किससे मिलता है। तो मानव त्वचा को रंग याद रखोगे मेलानिन से मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाले सही है, डी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है कि कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है। चलिए जल्दी से सब लोग को यहाँ पर आंसर करनी और बतानी है। द स्टडी ऑफ कैंसर रिलेटेड डिजीज इज कॉल्ड। सही जवाब क्या होगा? न्यूरोलॉजी, ऑर्गेनोलॉजी, ऑन्कोलॉजी या फिर सोरोलॉजी। चलिए बिल्कुल सही यहाँ पर करने की कोशिश करनी है और बतानी है इस सवाल का सही आंसर क्या है। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कैंसर संबंधी रोगों का जो अध्ययन है यह देखो ऑन्कोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलो जी अगला सवाल है कि मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर के उत्तेजना से है? ऑटू ग्रंथि, अग्नाशय, अधिवृक्क ग्रंथि या फिर पीयूष ग्रंथि। चलिए बिल्कुल सही, सब लोग यहाँ पर करेंगे और बताएंगे कि मानव शरीर में कौन सी ऐसी ग्रंथि है जिसका संबंध शरीर के उत्तेजना से है। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो मानव शरीर की वह ग्रंथि जिसका संबंध उत्तेजना से है, यह ग्रंथि होती है देखो अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। सी वाले बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। मानव शरीर में कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है? विच ऑर्गन कैन नॉट बी ट्रांसप्लांटेड इन द ह्यूमन बॉडी? गुर्दा, हृदय, फेफड़ा, मस्तिष्क। क्या होगा सही जवाब? मानव शरीर में जो है देखो कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है? मानव शरीर में कौन सा ऐसा अंग है जिसका प्रत्यारोपण नहीं कर सकते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो देखिए गुर्दा का भी प्रत्यारोपण हो सकता है, हृदय का भी, फेफड़ा का भी, लेकिन मस्तिष्क का नहीं हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। डी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पर देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है कि त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है। द अपर सरफेस ऑफ स्किन इज कॉल्ड। त्वचा का ऊपरी सतह कौन कहलाता है? एपिडर्मिस, प्रोटोडर्मिस, डर्मिस। ऑप्शन नंबर डी में है देखो इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा? त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? त्वचा की ऊपरी सतह को क्या कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो त्वचा का जो ऊपरी सतह है इसको देखो एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। ए वाले बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलो ये अगला सवाल मिला हुआ है कि निम्न में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेल सेक्रेट्स इंसुलिन? अल्फा, डेल्टा, तांत्रिक या बीटा? तंत्रिका या बीटा? क्या होगा सही जवाब? चलिए जल्दी से सभी लोगों को आंसर यहाँ पर करना और बताना है सही जवाब क्या होगा। बिल्कुल सही यहाँ पर सब लोग करेंगे और बताएंगे इस सवाल का सही आंसर क्या है। चलिए जी बिल्कुल सही, सब लोग को करना और बताना है। कोशिका से इंसुलिन कौन सा स्रावित होता है? तो कोशिका से जो इंसुलिन स्रावित होता है वह इंसुलिन है देखो आपका ऑप्शन डी बीटा। ठीक है, डी वाले बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। डी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे पढ़ेंगे। अगला सवाल देखो क्या है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाता है? वसा में, ग्लूकोज में, एमिनो अम्ल में। ऑप्शन नंबर डी देखो लिखा हुआ है शर्करा में। सही जवाब क्या होगा? पाचन क्रिया में जो प्रोटीन है यह निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाता है? तो पाचन क्रिया में जो प्रोटीन है यह देखो बदलता है एमिनो अम्ल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलो जी अगला सवाल है कि सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ता है, घटता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है? ऑप्शन नंबर डी में है देखो पहले जैसा रहता है। सोते समय जो है रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? सोते समय रक्त दाब में क्या जो है देखो यहाँ पर परिवर्तन होता है, क्या क्या होता है रक्त दाब में? तो जो सोते समय रक्त दाब है यह देखो आपका घटता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। बी वाले बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए जी अब यहां से जो आपका देखो केमिस्ट्री का सवाल रहेगा। ठीक है, जीके का 10 सवाल हो गया है,
फिजिक्स का 5 सवाल हो गया, बायोलॉजी का 15 सवाल हो गया। अब जो है यहाँ पर देखो केमिस्ट्री का 15 सवाल रहेगा। क्या देखो दिया है कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को कहते हैं आवर्त, वर्ग, धातु, अधातु। जो आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ हैं उनको क्या कहते हैं? जो आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ हैं उनको क्या बोला जाता है? चलिए जल्दी से सब लोग जवाब देंगे और बताएंगे। जिन्होंने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया है जल्दी सबको लाइक कर लो। सारे लोग शेयर करेंगे आपके जितने भी नर्सिंग असिस्टेंट के दोस्त हैं उन सभी तक। और जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट रखेंगे। तो आवर्त सारणी के जो उदग्र स्तंभ है उनको देखो वर्ग बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, वर्ग बोला जाता है। चलो जी अगला सवाल है कि रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रयोग ने सर्वप्रथम दिखाया कि परमाणु में होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, नाभिक या फिर न्यूट्रॉन। चलिए क्या होगा सही जवाब? जो रदरफोर्ड के अल्फा कण थे उनका जब उन्होंने प्रयोग किया तो क्या दिखलाया, नाभिक में क्या होता है? तो देखो जब रदरफोर्ड ने अल्फा कणों का प्रयोग किया तो उससे पता चला कि जो परमाणु है उनमें देखो नाभिक पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद पता चला कि इलेक्ट्रॉन ये सब होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। चलो जी अगला सवाल मिला हुआ है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु आयतन या फिर परमाणु घनत्व। मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है इसमें तत्वों के वर्गीकरण का क्या आधार है? जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है उसमें तत्वों के वर्गीकरण का क्या आधार है? तो जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है इसमें देखो तत्वों के वर्गीकरण का जो आधार है यह देखो परमाणु द्रव्यमान है। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर। और इसके साथ साथ याद रखनी है कि अगर यही आपसे यहाँ पर बोले कि आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है, अगर आपसे देखो बोला जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी का क्या आधार है तो याद रखेंगे परमाणु संख्या का आधार है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि निम्न में से किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है? हाइड्रोजन, चारकोल, प्राकृतिक गैस या फिर गैसोलीन। निम्न में से वह क्या है जिसका देखो ईंधन मान अधिकतम होता है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? चलिए बिल्कुल सही, सब लोग को यहाँ पर आंसर करना है और बताना है इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। निम्न में से किसका जो है ईंधन मान सबसे अधिक होता है? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। हाइड्रोजन वाले बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा, हाइड्रोजन वालों का जवाब सही है। चलो अगला सवाल है कि अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है, विद्युत ऋणात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होता है या फिर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। अवकरण वैसी अभिक्रिया है जिसमें, तो देखो अवकरण एक वैसी अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। ठीक है, याद रखिएगा अवकरण में, ठीक है, जिसको कि रिडक्शन बोलते हैं। और यही अगर यहाँ पर आपको दे देता कि ऑक्सीकरण में, ठीक है, जिसको कि ऑक्सीडेशन बोलते हैं, याद रखेंगे जिसको कि ऑक्सीडेशन बोलते हैं, तो इसमें याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। ठीक है, ये दोनों चीज याद रखनी है। चलो अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि जेबी डनलप ने किसका आविष्कार किया था? हवाई जहाज, कार, रबर टायर या फिर रबर के जूते। जो जेबी डनलप है इन्होंने किसका आविष्कार किया है? जो जेबी डनलप है इनके द्वारा किसका आविष्कार किया गया? इस सवाल का सही आंसर क्या है? जेबी डनलप के द्वारा किसका आविष्कार हुआ है? तो याद रखेंगे जो जेबी डनलप है इन्होंने देखो रबर टायर का आविष्कार किया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा, सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलो जी अगला सवाल है कि साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त अल्कोहल कौन सा होता है? इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, कास्टिप्रिट या फिर ग्लिसरॉल। जो साबुनीकरण प्रक्रिया है इसमें प्राप्त अल्कोहल को क्या कहते हैं? जो साबुनीकरण प्रक्रिया है उसमें जो अल्कोहल प्राप्त होता है उसको क्या बोला जाता है? तो जो साबुनीकरण प्रक्रिया है इसमें जो अल्कोहल प्राप्त होता है इसको देखिए ग्लिसरॉल बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, डी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलो जी अगला सवाल देखो मिला हुआ है कि निम्न में से कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है? चारकोल, कोक, फ्लोरीन, कार्बन कज्जल। सही जवाब क्या होगा? निम्न में से जो है देखो आपका कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है? निम्न में से जो है देखो कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? चलिए बिल्कुल सही, सब लोग यहाँ पर करेंगे और बताएंगे। तो कार्बन का जो शुद्धतम रूप है यह देखो आपका क्या होता है? तो यह देखो फ्लोरीन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलो जी अगला सवाल देखो मिला हुआ है कि नींबू खट्टा किस कारण होता है? व्हाट कॉजेज लेमन सोर? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी में है देखो टार्ट्रिक अम्ल। चलिए सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही, सब लोग यहाँ पर करेंगे और बताएंगे। नींबू खट्टा जो है किस अम्ल की वजह से होता है? जो नींबू है ये खट्टा किस अम्ल के कारण होता है? सही जवाब क्या है? तो जो नींबू है यह देखो खट्टा होता है सिट्रिक अम्ल के कारण।
ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है, निम्न में से किस में अधिक विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हायर स्पेसिफिक हीट वैल्यू? कांच, तांबा, सीसा। ऑप्शन नंबर डी में है देखो जल। चलो जल्दी से सब लोग यहाँ पर आंसर करना और बताना सही जवाब क्या होगा। निम्न में से किसमें जो है देखो विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? निम्न में से किसमें जो है सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा का मान है? तो यह देखो होता है कांच में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा, ए वाले सही है। चलो जी अगला सवाल है कि सेब के सुगंध मुख्यतः निम्न में से किस एक के कारण होती है? द एरोमा ऑफ एप्पल इज मेनली ड्यू टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग? फॉर्मेलिन, बेंजीन, एथेनॉल या फिर बेंजोलिहाइड। चलिए सही जवाब क्या होगा? जो सेब का सुगंध है वो मुख्यतः किस एक के कारण होता है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? जल्दी से सभी लोग को आंसर करना है और बताना है कि इस सवाल का जो है सही जवाब क्या है। बिल्कुल सही सब लोग यहाँ पर आंसर करेंगे और बताएंगे। तो याद रखिएगा ये होता है देखो आपका जो है एथेनॉल के कारण, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाले सही है, सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल देखो क्या मिला है कि कॉस्मेटिक पाउडर किससे बनाए जाते हैं? एस्बेस्टस से, टेल्क से, जिप्सम से या फिर सर्पेंटाइन से? सही जवाब क्या होगा? जो कॉस्मेटिक पाउडर है ये किससे बनते हैं? जो कॉस्मेटिक पाउडर है इनका निर्माण निम्न में से किसके द्वारा होता है? चलिए क्या होगा सही जवाब? तो जो कॉस्मेटिक पाउडर है यह देखो बनता है ऑप्शन नंबर बी टेल्क से, ठीक है। बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। बी वाले बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलो जी अगला सवाल है कि निम्न धातुओं में से सर्वाधिक आघातवर्धीय धातु है? आयरन, सोडियम, मैग्नीशियम, एयू मतलब होता है देखो सोना। चलो जी सही जवाब क्या होगा? निम्न धातुओं में से कौन जो है देखो सबसे अधिक आघातवर्धीय धातु है? इस सवाल का सही जवाब क्या है? बिल्कुल सही जो है सब लोग करेंगे और बताएंगे। तो जो सबसे अधिक आघातवर्धीय धातु है यह देखो ऑप्शन नंबर डी सोना होता है, यह देखो एयू होता है, ठीक है। चलो अगला सवाल है कि धातु के टेबल पर रखा गर्म कॉफी का कप किस विधि से ठंडा होगा? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? धातु के टेबल पर रखा जो गर्म कॉफी का कप है यह किस विधि के द्वारा ठंडा होता है? तो यह देखो ठंडा होता है चालन, संवहन, विकिरण और वाष्पीकरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलो जी अगला सवाल देखो मिला हुआ है कि वर्तमान अनुवांशिक विज्ञान के जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ करेंट जेनेटिक साइंस? ग्रेगर जॉन मेंडल, होल्डो हाइग्रो, डी ब्रिज, चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर डी में है देखो थॉमस हंट मॉर्गन। चलिए सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही सब लोग को यहाँ पर करना और बताना है। जल्दी से सब लोग अपना अपना जवाब देना और बताना है यहाँ पर कि इस सवाल का जो है सही जवाब क्या होगा। बिल्कुल सही सब लोग को करना और बताना है। चलिए सही आंसर क्या है? थॉमस हंट मॉर्गन के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी वाले सही है, ठीक है। ग्रेगर मेंडल, ग्रेगर याद रखिएगा वर्तमान अनुवांशिकी जनक क्या है? थॉमस हंट मॉर्गन ने। और केवल अगर आपसे पूछे कि अनुवांशिक विज्ञान का जनक, ठीक है, दोनों अलग अलग है, याद रखोगे, ठीक है, दोनों अलग अलग हो गए हैं। अनुवांशिक विज्ञान का जनक तो ग्रेगर जॉन मेंडल, और अगर वर्तमान अनुवांशिक विज्ञान पूछते तो फिर थॉमस हंट मॉर्गन को जो हम लोग यहाँ पर जवाब करेंगे, ठीक है, याद रखना है सबको। चलो अगला सवाल यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है। अगला सवाल है आपका कि आधुनिक आवर्त वर्गीकरण का आधार है। व्हाट इज द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन? परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, संयोजकता। ऑप्शन नंबर डी में है देखो रासायनिक क्रियाशीलता। जो आधुनिक आवर्त वर्गीकरण है इसका आधार क्या है? जो आधुनिक आवर्त वर्गीकरण है ये किस आधार पर जो है किया गया है? तो जो आधुनिक आवर्त वर्गीकरण मैंने अभी भी सबको बताया था ना, आधुनिक आवर्त वर्गीकरण में याद रखना है देखो परमाणु क्रमांक के द्वारा जो इसका वर्गीकरण हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। चलिए यहां से आपका मैथ रहेगा, ठीक है। देखो जीके का 10 सवाल हो गया, फिर फिजिक्स का जो है 5 सवाल हो गया, इसके बाद आपका जो हमने बायोलॉजी का 15 सवाल किया और केमिस्ट्री का भी जो है 15 सवाल हुआ, टोटल 45 सवाल हो गए हैं। अब जो है 5 सवाल और रहेंगे। क्या सवाल है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 1386 वर्ग सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि ज्ञात करिए, ठीक है। क्या देखो दिया हुआ है आपको वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है? तो ये देखो दिया है 1386। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। ये हो गया देखो 1386, पाई का मान हो गया देखो 22/7, आर स्क्वायर बराबर में 1386, ठीक है। आर स्क्वायर करोगे तो ये हो गया 1386 गुना में 7/22, 22 से काटो कितनी बार में कटेगा? तो जब 22 से काटोगे तो ये कितनी बार में कटेगा? जल्दी से जो है सब लोग यहाँ पर करिए, बिल्कुल सही सब लोग को यहाँ पर करते चलना है और बताते चलना है सही जवाब क्या होगा। इस सवाल का जो है सही आंसर क्या आएगा? जल्दी से जवाब दो यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल सही सब लोग को करना है। तो जब 22 से काटोगे तो देखो 63 बार में कट जाएगा
अब हो जाएगा देखो 63 गुना 7, तो 7 या 21 का 1 हासिल बचा 2, 7 42 और 2 हो गया 44। ठीक है, चलिए यहां पर आ जाएंगे, आर बराबर करोगे तो रूट में हो गया देखो 441, आर का मान कितना आया, तो देखो अभी आर का मान आया है 21। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, तो आपसे देखो यहां पर पूछा हुआ है वृत्त का परिधि। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही सब लोग को करना है। वृत्त का परिधि पूछा, वृत्त का परिधि का सूत्र होता है देखो 2 पाई आर, 2 गुना 22/7 गुना में 21, 7 से काटो 3 बार में कटेगा, 22 या 66 गुना 2, तो 66 गुना 2 करोगे तो होगा 132। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही है, ये वाले बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल देखो क्या मिला है यहां पर। अगला सवाल जो है आपको दिया गया है कि यदि 154 मीटर लंबी रस्सी को 9:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटे टुकड़े की लंबाई कितनी होगी, यह जो है आपको यहां पर बताना है। ठीक है, चलिए किसका पूछा है, छोटा टुकड़ा, तो छोटा टुकड़ा 9:5, छोटा टुकड़ा 5 वाला है। अब नीचे होता है देखो अनुपातिक योग, तो 1:9 था, एक जो है 5 था, तो 9 और 5 कितना हो गया, 14 हो गया। तो यहां पर देखो 14 आ गया। गुना में क्या हुआ, तो गुना में हो गया देखो 154। ठीक है, 14 से सबसे पहले क्या करते हैं, 154 को जो है कट कर देते हैं। ठीक है, कितनी बार में कटेगा, 14 एकम 14, फिर से 14 एकम 14, मतलब कि 5 गुने 11 करोगे तो कितना आएगा, तो यह देखो 55 आएगा। जो सही जवाब है यह देखो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, हो गया सबका। चलिए अगला सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है कि 475 का 78%। ठीक है, 450 का 78 मतलब कि 78 बटा में हो गया 100। ये देखो 0 से 0 कट गया। ठीक है, अब क्या आ रहा है, तो अब जो है यहां पर देखो आपका आया हुआ है 45। ठीक है, चलिए ये हो गया यहां पर। अब इसको 5 से काटते हैं, 5 से देखो 2 बार में कटेगा, 5 से जो है देखो 9 बार में कटेगा, फिर 2 से कितनी बार में कटेगा, तो 2 से जो है देखो ये कटेगा 39 बार में। अब हो गया यहां पर देखो 9 गुना 39, 9 9 81 का 1 हासिल बचा 8, 9 तिया 27, 8 और 7 हो गया 15, 351। जो सही जवाब है यह देखो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1500 रुपए का 4 वर्ष का ब्याज होगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही सब लोग को यहां पर करना और बताना है। तो देखो ब्याज निकालना है, एसआई बराबर सूत्र होता है P इंटू आर इंटू टी बटा में 100। P का जगह पे हो गया देखो 1500, आर का जगह पे हो गया 8, टी का जगह पे हो गया 4, बटा में हो गया 100। ये देखो 2 0 से 2 0 कट गया। अब क्या हुआ देखो 15 गुना 8 गुना 4, 15 अठे कितना होता है, 15 अठे करोगे तो हो गया 120, 120 गुना 4, 120 चौका करोगे तो आएगा देखो 480। जो सही जवाब है ये होगा देखो ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अब जो है यहाँ पर आपका आज का अंतिम सवाल है। ठीक है, और ये आपके लिए आज का होमवर्क है। इसका जवाब आप लोग को करना और बताना है कमेंट बॉक्स में कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। ठीक है, कुछ भी नहीं दिया है, बस देखो सिंपल सा जो है आपसे यहाँ पर 475 के अंकित मूल्य और 15% के छूट वाले जूते की जोड़ी पर छूट कितना होगा, सिंपल इसका 15% निकाल के आपको जवाब मिल जाएगा। चलिए जल्दी से सब लोग यहाँ पर अपना अपना जवाब दीजिएगा, ये आपके लिए आज का होमवर्क है। ठीक है, इसका जवाब सबको ही देंगे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास को एंड करते हैं और मिलेंगे आप सभी से सीधे अब कल की क्लास में। जिन्होंने अभी तक भी क्लास को शेयर नहीं किया है जल्दी से शेयर कर लो, सभी लोग जल्दी से लाइक बटन प्रेस कर लेंगे, और जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेंगे। ठीक है, चलिए ऑल ऑफ यू बाय।